Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will cover lesson number 29 of our final term preparation. Now we focus on the psychology और culture का जो चैप्टर है वही हमारा अभी कंटिन्यू हो रहा है. उसके बारे में हम अभी उसके थोड़े से और एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले सोशलाइजेशन को पहले भी बता चुकी हूँ और ये सोशियोलॉजी हमारे इस सब्जेक्ट में बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुका है कि सोशलाइजेशन क्या होती है. साइकोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशलाइजेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं. वो कहते हैं कि जो भी पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होती है चिल्ड्रन में वो कहाँ से सीखते हैं. वो अपने पेरेंट्स से और अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं जो कि कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के साथ कंफॉर्म करती हैं. ठीक है, यानी कि जो अच्छे बिहेवियर्स होते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं, ऐसे बिहेवियर्स जो चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से, अपनी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर अडॉप्ट करते हैं. वो हमारी सारी सोशलाइजेशन होती है. जैसे कोई लड़की होती है वो छोटे होते वक्त अपनी माँ को खाना पकाते हुए देखती है तो वो वाले ट्रेट्स अडॉप्ट करने की कोशिश करती है. ठीक है, तो ये सारी जो है वो क्या होते हैं, वो सोशलाइजेशन हो जाती है. तो सोशलाइजेशन की दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट सोशलाइजेशन होती है और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन होती है. ठीक है, डायरेक्ट सोशलाइजेशन तो वो होती है कि जो हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं वो हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वो हमारी डायरेक्ट सोशलाइजेशन होती है. इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन क्या होती है कि अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, वो अपने बच्चे की कोई एक आदत को जो है वो अप्रिशिएट करता है. ठीक है, या कोई पेरेंट है वो एक बच्चे को ज़्यादा लाइक करता है तो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे होगी. ठीक है, या कोई पेरेंट है वो एक बच्चे का कोई काम करने का जो अंदाज़ है वो पसंद करता है, या वो कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को कहता है कि तुम ये फ़लाँ काम करो, फिर उस पर वो उसको शाबाश देता है, प्रेज करता है, रिवॉर्ड देता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों को मुख्तलिफ तरह से उसकी नफ्सियात को जो है वो डेवलप करती हैं. ठीक है, यानी कि कोई एक बच्चा होगा ना जिसको हर बात पे जो है वो पेरेंट्स उसको प्रेज करेंगे तो उस बच्चे की वो क्या होगा, बच्चा कि उसके उसके वो हैप्पी रहेगा, उसके वो साइकोलॉजी होगी, वो बहुत फ्रेश फील करेगा हर वक्त. लेकिन जिस बच्चे को माँ बाप बहुत ज़्यादा हर बात पे टोकते हैं, ठीक है, अगर कोई काम नहीं किया उसको डांटते डपटते हैं तो वो बच्चा डिप्रेस्ड होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी जो है वो नफ्सियात जो है वो बिल्ड करती है. देन ओरिजिन ऑफ कस्टम्स. अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो एक तो ये थे कि वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स का, यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसका और हमारे जो कस्टम्स जो होते हैं या जो हमारे रिवाज होते हैं इनके दरमियान लिंक ढूंढने की कोशिश तो वो कर रहे थे, जाहिर सी बात है. लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे थे कि हमारे कस्टम्स बेसिकली डेवलप होते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं. तो कुछ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका ये बिलीव था कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कस्टम्स खुद ही बिल्ड कर लेती हैं जो उनकी सर्वाइवल उनकी सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए बेस्ट सूटेड होती हैं. ठीक है, या कोई ऐसे कस्टम्स बिल्ड कर लेते हैं जो उनकी सोसाइटी के सर्वाइवल में मदद करते हैं. ठीक है, तो वहाँ से जो है वो कस्टम्स जो है वो फिर ओरिजिन जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं. देन जो नेक्स्ट थी चीज़ जो थी वो थी हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स हैं. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मुख्तलिफ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये कोशिश की थी डिस्क्राइब करने की कि कल्चर का इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी पे कैसे होता है. ठीक है, डेविड राइजमैन हैं एक, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पर्सनैलिटी की 3 टाइप्स बताई थी कि जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं. वो 3 टाइप्स कौन सी थी? पहले तो थी ट्रेडिशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी. ट्रेडिशन का मतलब होता है रवायत, यानी कि जो काम पहले हो रहा होता है उसी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं तो वो एक ट्रेडिशन हो जाती है. जैसे शादियाँ होती हैं ना तो वो एक पैटर्न में होती हैं. जैसे पहले भी हम पहले इसी तरह की शादियाँ होती हैं तो अब भी हम शादियों का वही जो है वो अंदाज़, वही रिवाज हम लोग करेंगे तो वो एक ट्रेडिशन होता है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी क्या करती है कि दे स्ट्रॉन्ग प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स द सेम वे दे हैव ऑलवेज बीन डन. वो चीज़ों को सेम उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं जैसे वो पहले किया करते हैं. ठीक है, जैसे वो हमेशा से करते हैं. जैसे वो लोग कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा ने ये काम इस तरह से किया था तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, तो वो ट्रेडिशन ओरिएंटेड लोग होते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल्स इन दिस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी आर लेस लाइकली टू ट्राई न्यू थिंग्स. तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको अगर आप किसी न्यू चीज़ के बारे में, न्यू थिंग के बारे में, न्यू मोड ऑफ एक्शन के बारे में, किसी न्यू एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे ना तो वो उसको कबूल नहीं करते. वो कहते हैं ना जी ना, हमारे बाप दादा तो इस तरह से नहीं किया करते थे, वो उनका तो काम करने का ये अंदाज़ होता था, ये पैटर्न होता, तो हम भी अपने बाप दादा की रवायतों पर चलेंगे. ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है. उसके बाद एक होती है इनर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी. ये वो लोग होते हैं जो कोई भी काम करने से पहले ना अपने गिरबान में झांकते हैं पहले. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी खुद को अपना तज्ज़िया करने में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं ये लोग. ये कोई भी काम करने से पहले देखते हैं कि ये कोई काम को गलत तो नहीं है, ये राइट है, ये रॉन्ग है. अच्छे बुरे की तमीज़ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं. ठीक है,
और वो अपनी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं अपनी ही अकल से। और इसका फिर रिज़ल्ट क्या होता है कि ऐसे लोगों को जो है ना वो पुलिस को फिर ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो ऐसे लोगों को जो है वो कहें कि आप लोग किसी कानून की पासदारी करें या इस तरह से आप किसी फलां कानून को जो फॉलो करें, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत अच्छे अंदाज में सोसाइटी में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। वो दीज इंडिविजुअल्स मॉनिटर देमसेल्व्स, खुद को वो मॉनिटर करते हैं, खुद को वो एनालाइज करते हैं। अगर वो कोई कानून तोड़ भी देते हैं तो वो खुद ही अपने आप को सज़ा में जो है वो अब वो खुद ही वो ये सोचते हैं, वो खुद ही सज़ा के लिए खुद को पेश कर देते हैं। अदर जो तीसरी जो है जो लोग होते हैं वो होते हैं अदर डायरेक्टेड पर्सनालिटीज़। अदर डायरेक्टेड पर्सनालिटीज़ वो होती हैं जिनको अच्छे बुरे की कोई तमीज़ होती नहीं है, वो सोचती नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, दूसरे बंदे का कोई नुकसान होता है तो बेशक हो। जो जब वो किसी सोसाइटल नॉर्म से डिविएट कर जाते हैं, जब भी वो कोई गलत काम करते हैं तो उन लोगों को कोई शर्म महसूस नहीं होती, उन लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं होती। और अगर वो किसी भी गलत काम में पकड़े भी जाएँ, ठीक है, तो भी उन लोगों को कोई शर्म महसूस नहीं होती, वो ढीठ ही होते हैं। आगे वो हमें बताए एबनॉर्मल बिहेवियर कौन सा होता है। कोई भी ऐसा बिहेवियर वैसे तो अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस जब देखते हैं तो वो सिर्फ वेरिएशंस नॉर्मल बिहेवियर में नहीं देखते, वो सोसाइटीज़ में ये भी देखते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। एबनॉर्मलिटी होती क्या है? एबनॉर्मलिटी इज़ अ रिलेटिव डिग्री टू आवर कल्चर्स आइडियाज़ अबाउट मेंटल इलनेस, यानी कि किसी का अगर कोई दिमाग ख़राब हो गया या दिमाग में कोई मसला होगा, ठीक है, तो वो हमारी एबनॉर्मलिटी होती है। या एंड हाउ टू डील इट विथ कैन वेरी, यानी कि किसी की एबनॉर्मेलिटी जो होती है, कल्चरल आइडियाज़ जो होते हैं वो किसी की मेंटल इलनेस को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ज़्यादा बुरा नहीं समझते, इस तरह से वो उसको डील भी मुख्तलिफ हिसाब से करते हैं, तो दैट इज़ द एबनॉर्मल बिहेवियर। और ये डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो वेरी करता है। देन अदर थिंग इज़ द अप्लाइड पर्सपेक्टिव। Anthropologists are perspective mean what are the focus of the anthropologist and what they are trying to understand, what they are interested in areas, and applied perspective means that in what areas anthropologists are wanted to understand. Anthropologists are interested in understanding the possible cause of psychological differences. एक तो ये कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस बात में उन लोगों की दिलचस्पी थी कि जो भी साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में उसका काज क्या है, ठीक है, यानी कि क्या वजह है कि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं सोसाइटीज़ में। और दूसरा उनकी इस चीज़ में उन लोगों का इंटरेस्ट था कि कोई भी साइकोलॉजिकल वेरिएशन या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उसके हमारी सोसाइटीज़ पे कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि अफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वो साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के काज और अफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने में उन लोगों का इंटरेस्ट था। देन anthropologists are particularly interested in how psychological characteristics may help explain statistical associations between various aspects of culture. यानी कि कोई भी कल्चर है उसके मुख्तलिफ जितने भी उसके पार्ट्स हैं या जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं उसमें स्टैटिस्टिकली जितने भी डिफरेंसेस हैं, यानी कि कोई एक कल्चर है उसमें कोई एक प्रैक्टिस 5% प्रैक्टिस की जाए, दूसरे कल्चर में कोई दूसरा वही काम जो है वो 10% प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो इस बात में ये इंटरेस्टेड थे कि ये इस तरह से इतने ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों होते हैं, तो वो इस वजह से भी वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड थे। और इस चीज़ को स्टडी करने के लिए वो प्रोजेक्टिव टेस्टिंग जो है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, यानी कि किस तरह से जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरह से कल्चर पे अफेक्ट करती हैं या किसी बंदे पे किस तरह से अफेक्ट करती है, तो उन्होंने प्रोजेक्टिव टेस्टिंग की थी, ठीक है। यानी कि पीपल जो भी वो कहते हैं कि कोई भी लोग होते हैं ना, जब वो कोई नई रियलिटी देखते हैं या कोई ऐसा काम देखते हैं जिसके बारे में वो समझ बूझ नहीं रखते, तो वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपनी फीलिंग्स और अपनी आइडियाज़ के हिसाब से उसको सोचते हैं, ठीक है। उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक टेस्ट जो है वो प्रोजेक्ट किया था, वो था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वेग ड्राइंग्स दी थी। वेग का मतलब होता है जो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, ठीक है। अनक्लियर ड्राइंग्स जैसे गवर्नमेंट हुई हुई जो ड्राइंग्स होती हैं उन लोगों ने वो दी थी मुख्तलिफ बंदों को, और उनसे ये कहा था कि आप ख़ुद इसको इंटरप्रेट करें, आप लोग खुद इसको एनालाइज करें कि इन ड्राइंग्स में क्या है। तो जो एग्रेसिव पर्सनस थे, एग्रेसिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं, जो एग्रेसिव पर्सनस थे उन्होंने उन वेग ड्राइंग में वेपन्स ढूंढे थे, हथियार ढूंढे थे, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रियस पर्सन थे ना, जो ठंडे दिमाग के लोग होते हैं, जो कि प्रोग्रेस की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ उनका रुझान होता है, उन्होंने उस वेग ड्राइंग में से प्रोडक्टिव टूल्स ढूंढे थे। तो यहाँ से उन लोगों ने साबित किया था कि जब कोई भी बंदा कोई भी एम्बिजियस रियलिटीज़ या कि कोई
ऐसी चीज़ जिसको हम लोग ठीक ठीक तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की जो कोशिश करते हैं, उस कोशिश में हमारी अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ जो है वो असरअंदाज होती हैं। ठीक है? क्रिमिनल माइंड का बंदा होगा तो वो कोई क्रिमिनल चीज़ ही ढूँढेगा किसी भी एम्बिजियस रियलिटीज़ में से। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमारा ये पर्सनैलिटी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर से ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये प्रोजेक्टिव टेस्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विज़ के हिसाब से भी ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये क्विज़ के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी और ये पर्सनैलिटीज़ वगैरह जो हैं। दूसरा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन भी आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि आप लोग डिफरेंसेस करें। मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि डिफरेंसेस का जब भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले वहाँ पे टेबल बनाया करें। 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है देन यू हैव टू ड्रॉ एट लीस्ट 2 कॉलम्स, एंड अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों को 3 रोज ड्रॉ करनी है। ठीक है? तो पहली रो में आप लोगों ने क्या करना है, आपने वहाँ पे देनी है डेफिनेशन, यानी कि 2 चीज़ें, अब जैसे डायरेक्ट सोशलाइजेशन और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन है, अगर आप लोगों के पेपर में आ जाते हैं इसमें आप लोग डिफरेंस करें, वहाँ पे आप लोगों ने टेबल ड्रॉ करना है, ऊपर आपने हेडिंग दे देनी है, एक साइड पे डायरेक्ट सोशलाइजेशन, दूसरी साइड पे इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट सोशलाइजेशन के नीचे लिखना है उसकी एग्जाम्पल जो भी बनती है, उसके बाद इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन के नीचे आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल लिख देनी है। ठीक है? उसके बाद आपने उससे नीचे वाली रो में डायरेक्ट सोशलाइजेशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है, और उधर से इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन की जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन के नीचे दे देनी है। ठीक है? उसके बाद लास्ट जो रो होगी उसमें आप लोगों ने इन दोनों की एग्जाम्पल्स दे देनी है, आमने सामने ये सारे आप लोगों ने करना है। तो ये जो एनालाइजेशन होती है ना, इसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं पेपर में, फुल मार्क्स आते हैं। जब भी आप डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इस तरह से आप लोगों ने 2 चीज़ों में अगले डिफरेंस करना है अगर, तो आप वहाँ पे टेबल ड्रॉ करें। 5 पॉइंट्स में आप उन दोनों के डिफरेंस आमने सामने करके लिखें कि ये इस चीज़ में ये ऐसा होता है, लेकिन ये दूसरी चीज़ है, इसमें यही जो सेम चीज़ है वो दूसरी तरह से होती है, ऐसे होती है। इस तरह से आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो एक तो ये है कि वो कोई भी इंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको ये समझने में जो वो है वो आसानी होती है। दूसरी बात ये होती है कि डिफरेंसेस आप अपनी एक्सपीरियंस से आप लोग फाइंड आउट करके वहाँ पे आप लोग लिखा करें। देखें, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जब हमारा पेपर चेक होता है, वो बुक पकड़ के नहीं बैठे होते, और ना ही वो बुक में से वो टैली कर करके वो चेक करते हैं पेपर के, भाई ये हमने बुक में ये फलां चीज़ लिखी हुई थी तो ये इस बच्चे ने ये क्यों नहीं लिखा। आप अपने सराउंडिंग से जो आप लोगों को वैलिड पॉइंट्स लगते हैं, जो आपको पता है कि उसके मार्क्स मिलेंगे, जो सच्चाई आप लोगों को लगती है, वो आप लोग वहाँ पे लिख के आया करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।